एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनी अकेडमी। आज हम सीटेट एंड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा 2022 की जो परीक्षा 6 फरवरी 2023 को हुई थी उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहे। तो हमने आपसे कहा था ना कि आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर कराएंगे। हमारे प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 का है और लेवल 2 के भी हम जल्दी आपको सॉल्व कराएंगे। हमने 15 क्वेश्चन कल CD पे करवा दिए थे और आज हम 15 क्वेश्चन CD पे करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो ना देखा तो प्लीज देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। ऑप्शन बी है उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ऑप्शन सी है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। ऑप्शन डी है बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो ये विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन ये संकेत देता है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। मतलब वे बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर से आते हैं पहले से बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं और योग्यताएं अलग होती हैं, तो ऐसे बच्चों का समावेशन के लिए उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार उनके अनुकूल लगने वाली सामग्रियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण कराया जाए जिससे कि वे सहज महसूस कर सके और कक्षा में समायोजित हो सकें। मतलब जिस तरह से बच्चे आते हैं परिवेश से उन्हें उसी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करके दिखाना चाहिए कि ऐसी होती है जिससे जो होता है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ सकें, छोटी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण के समर्थन देता है। ऑप्शन ए है चिकित्सीय, ऑप्शन बी है दानशीलता, ऑप्शन सी है सामाजिक, ऑप्शन सी है मानवीय अधिकार। तो बताइए विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। बात कौन सी बात हमें बताती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है कि जिसका संबंध व्यवहारगत तथा पर्यावरणीय बाधाओं से है जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूरी भागीदारी से रोकती है। विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें याद रखना। विकलांग अधिनियम कब आया था 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। ऑप्शन सी है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निबंध और ऑप्शन डी है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो श्रवण बाधित वाले मतलब वे बच्चे जो अच्छे से जिन्हें सुनाई नहीं देता उन्हें श्रवण बाधित वाले कहते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, यानी कि बोलने के साथ साथ उन्हें दृश्य भी दिखाए जाने चाहिए जिससे उन्हें समझ में आ सके अच्छे से कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे सुन नहीं सकते वो उनकी देखने की क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि श्रवण बाधित बच्चे यानी वैसे बच्चे जिन्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, यानी कि हम बोलने के साथ साथ उन्हें चीज़ें दिखाई भी दें। क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 50 फीट की दूरी पर हो रही सामान्य बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं जो श्रवण बाधित बालक होते हैं वो 5 फीट की जो दूरी होती है उससे चीज़ों को अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। जैसे वो जब देखने लगेंगे चीज़ों को उन्हें अच्छे से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस प्रकार की संभावना है। ऑप्शन ए है उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऑप्शन बी है अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन सी है काफ़ी
यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस पर काम को तुरंत छोड़ देते हैं। और ऑप्शन डी है समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो बताइए क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कोई भी उनके सामने प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसका सल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। तो हमारा कह रहा है इसकी व्याख्या कि मेधावी यानी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उन्हें समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करने की संभावना होती है। और ये जो टर्मन थे उन्होंने एक परिभाषा दी है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। और इतनी बार भैया ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रतिभाशाली बालक कौन सी बुद्धि के होते हैं, तो वे बुद्धि लब्धि जिनकी, तो वे बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। और किसने दिया है? ये कहा है टर्मन ने। ठीक है, ये बात टर्मन ने कही है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन ए लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी संगम में पहुंच। ऑप्शन बी है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। ऑप्शन सी है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान जो होते हैं वो ADHD यानी अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेंगे। अब बिना किसी अंतराल के यानी बिना कोई ब्रेक लिए लगातार बोलते चले जाएंगे और बड़े बड़े व्याख्यान देते चले जाएंगे, तो वो क्या होंगे कि उन्हें तोड़ ही नहीं पाएंगे कि अभी आपने क्या बोला, थोड़ी देर बाद आपने क्या बोला, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए। तो ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो इसकी जरा हम व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि बिना किसी अंतराल के यानी कोई ना कोई ब्रेक लिए थोड़ी देर भी रुके लंबी अवधि के बहुत लंबे समय तक व्याख्यान का प्रावधान अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ADHD प्राय बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं, बचपन में ये शुरू हो जाता है और जब तक बड़े होते हैं काफ़ी लंबी उम्र तक ये चालू रहता है। तो इसके कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना। जो ADHD वाले बच्चे होते हैं बिना सोच समझ के बहुत ही जल्दी जल्दी काम करते हैं। दूसरा है इनका लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का ध्यान। वही मतलब बहुत लंबे समय से जो चीज़ चल रही होती है तो वो उस पर ध्यान नहीं लगा पाते, वो बोरिंग फील होने लगता है, उन्हें समझ नहीं आता क्या किया जाए, उन पर सक्रिय नहीं रह पाते हैं। ठीक है, भूलने की प्रवृत्ति और ध्यान में कमी, उनके ध्यान में कमी होती है और भूल बहुत जल्दी ज़्यादा चीज़ों को जाते हैं। तो ये सब होती हैं, ये इनकी कमियां होती हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम से सहयोग करने, समूह में कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा मतलब अभिकथन और कथन है, ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा अभिकथन सही है, कौन सा कारक सही है, तो उसी में का है। तो हमारा अभिकथन है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, यानी कि कोई भी कोई जो काम कर रहा है, कोई सहयोग वाला काम कर रहा है, उसमें सहायता करने के लिए, समूह में कार्य करने के लिए, समूह बनाकर बच्चे 4-5 ग्रुप में बांटकर उन्हें कार्य करने के लिए और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। और तर्क है कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो बताइए कौन सा था जो A और R दोनों सही है और AR की सही व्याख्या करता है कि A और R दोनों सही है लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा है कि ये सही है लेकिन R गलत है। और चौथा है और A और R दोनों गलत है। तो हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन A और R दोनों, A और R दोनों सही हैं और R एक की सही व्याख्या करता है। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, यानी कि वो कोई भी कार्य कर रहा है उसमें सहयोग करना चाहिए, समूह में कार्य करने के लिए, सक्रिय रूप से भाग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि और विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। यानी कि जो लर्निंग होती है वो एक समाज की गतिविधि होती है और विद्यार्थियों को समूह में कार्य करना चाहिए। ठीक है, यानी कि R और R दोनों सही है और R जो है वो एक की सही व्याख्या करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? ऑप्शन ए है व्यवहार अनुकूलन, ऑप्शन बी है सहपाठी सहभागिता, ऑप्शन सी है अन्वेषण अधिगम, ऑप्शन सी है पारस्परिक शिक्षण। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहार अनुकूलन। शिक्षण अधिगम की जो व्यवहार अनुकूलन विधि होती है वो ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या क्या रही है कि अधिगम की व्यवहार अनुकूलन विधि ज्ञान के सृजन में यानी ज्ञान को अच्छे से समझने में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है, जबकि सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण, अधिगम, पारस्परिक शिक्षण ये तीनों ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देते हैं, क्योंकि इन तीनों विधियों में बच्चे रचनात्मकता को विकसित करके तार्किक दृष्टिकोणों में वृद्धि कर लेते हैं। हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, यानी कि वो कौन सी विधि होती है जिसके द्वारा जो बच्चे होते हैं वो लर्न करते हैं बेटर और इफेक्टिवली तरीके से। तो ऑप्शन ए है निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन बी है पुरस्कार और दंड, ऑप्शन बी है जिज्ञासा और अन्वेषण, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है कंठस्थीकरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा जिज्ञासा और अन्वेषण। विद्यार्थी जो होते हैं अगर उन्हें जिज्ञासा होती है और वो बहुत अच्छे से जो खोज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, क्योंकि अन्वेषण विधि से छात्र सक्रिय होकर ज्ञान की खोज करता है। यानी कि बच्चा क्या होता है कि बहुत ही चीज़ों को अच्छे से डिस्कवर करना चाहता है और इस तरह से क्या होता है उसकी ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, जिससे अधिगम प्रक्रिया का परिणाम सकारात्मक प्राप्त होता है। जैसे बच्चे जो होते हैं उन्हें देर तक याद रहता है, वो अच्छे से सीखते भी हैं। ठीक, 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। ऑप्शन ए है अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन बी है प्रक्रियात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी है बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी है प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो बताइए कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधक है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन प्रक्रियात्मक स्थिरता, यानी फंक्शनल जो फिक्सडनेस होती है वो विद्यार्थियों की समस्या समाधान में बाधक होती है। ठीक है, प्रक्रियात्मक स्थिरता विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है, क्योंकि जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रक्रियात्मक स्थिरता नए तरीके से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता में अवरुद्ध कर देती है। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है कि वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इस पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। तो अपने थोड़ा बुद्धि लगाइए और मेंटल एबिलिटी से बताइए कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों के द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इसकी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा ही नहीं करेंगे तो बच्चे समझ कैसे पाएंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, तो ये भी हमारा बिल्कुल है गलत। क्यों नहीं भी अनुमति देनी चाहिए, जो भी है उन्हें साझा करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और वो अच्छे से अपने जो ऑप्शन वो अच्छे से इस पर चर्चा करें, इसकी भी अनुमति देनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है कि विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इस पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स शुड बी इंकरेज, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इंकरेज करना चाहिए अपने आइडियाज़ और अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, और साथ ही उन्हें समग्रता से इस पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमारा डी वाला क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। अरे क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दंड देना, उन्हें अनुमति ना देना, चीज़ों को अनदेखा करना, ये सब नहीं होगा। हमारा ये शिक्षा ये कहती है कि बच्चे जो होते हैं उनके आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके जो आइडियाज़ उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए और उन्हें जो है इन सब की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं संबोधित करने के लिए अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को जब किसी कार्य के लिए अध्यापकों द्वारा प्रोत्साहित मिलता है तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, जब हम बच्चे जो होते हैं अपने आइडियाज़ बताते हैं टीचर्स को क्या करना चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छे से उन्हें जो अच्छे आइडियाज़ हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, और नहीं तो बताना चाहिए कि आपके आइडिया में ये कमी है तो आप ये कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकेंगे, उन्हें आगे जीवन में सफलता हासिल करने में आसानी होगी। ठीक है, और उनमें आत्मविश्वास का भी विकास होगा।
26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो एक होती है बाहरी अभिप्रेरणा, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ये पूछ रहा है कि बाहरी अभिप्रेरणा का क्या एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अध्ययन, यानी लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी। ऑप्शन बी है कि समझ को सम्मोहित करने के लिए अध्ययन, लर्निंग टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन सी है नगद पुरस्कार पाने के लिए अध्ययन, लर्निंग टू विन अ केस प्राइज। और ऑप्शन डी है कि किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अध्ययन, लर्निंग टू मास्टर अ स्किल। बाहरी प्रेरणा क्या होती है, किसी भी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अध्ययन, यानी कि लर्निंग टू मास्टर स्किल। ये तो हमारी आंतरिक होती है। एकदम किसी भी चीज़ की क्या हो जाती है, मास्टर हो जाते हैं किसी भी स्किल में, तो हमारी आंतरिक होती है। वो जब जरूरत पड़ती है हम आ जाते हैं। जिज्ञासा तो मतलब सेटिस्फाई अंदर से होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये आंतरिक होती है, ये भी आंतरिक होती है। समझ को सम्मोहित करने के लिए अध्ययन, ये भी नहीं होती, ये भी हमारी आंतरिक होती है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, नगद पुरस्कार पाने के लिए अध्ययन। हम वह लर्निंग जो हम किसी भी जो प्राइज होता है उसको कैश करने के लिए करते हैं, विन करने के लिए करते हैं, यानी कि नगद पुरस्कार पाने के लिए जब हम अधिगम करते हैं तो हमारी बाहरी प्रेरणा होती है। जबकि जिज्ञासा को संतुष्ट करना, समझ को सम्मोहित करना, ठीक है, किसी कौशल को निपुणता प्राप्त करना, ये सब हमारी आंतरिक प्रेरणा होती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नगद पुरस्कार पाने के लिए जो अधिगम होता है वो हमारी बाहरी प्रेरणा होती है, क्योंकि पुरस्कार तो हमें कहीं बाहर से ही मिलता है ना। चॉकलेट ले ली या फिर हमने पेन वगैरह ले लिया, या फिर जो भी हम पुरस्कार चाहते हैं, पुरस्कार वो सब बाहरी रूप से होते हैं ये, ठीक है। तो गुड के हैं कई सारी परिभाषाएं। तो हमारी गुड ने कहा है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। प्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है कि कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं उसे जारी रखते हैं और नियंत्रित करने की प्रेरणा होती है। ये दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक क्या होती है, आकांक्षा का स्तर, दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता। आकांक्षा का स्तर, दुश्चिंता और उपलब्धि की आवश्यकता, ये सब आंतरिक होती है। जबकि पुरस्कार मिलना, प्रशंसा देना, प्रोत्साहन देना, दंड देना, ये सब हमारी बाहरी प्रेरणा होती है। क्योंकि दंड बाहर से मिलता है, पुरस्कार बाहर से मिलते हैं, प्रशंसा प्रोत्साहन ये भी हम बाहर से मिलते हैं। जबकि जो आकांक्षा का स्तर, दुश्चिंता और उपलब्धि की आवश्यकता है, सब आंतरिक होती है, ठीक है। हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक रिश्ते रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी है असहायता का सिका हुआ भाव, ऑप्शन सी है गर्व, ऑप्शन डी है आशा। तो जो साइमा एक लड़की है वो क्या करती है कि अपनी जो उसकी असफलताएं वो लगातार फेल हो रही है, तो वो क्या करती है कि अपनी योग्यताओं में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक निश्चित रूप की तरह मानती है। अगर वो बार बार ऐसे ही असफल होती रही, वो किस भावना का विकास करेगी। जिज्ञासा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लोग जब कोई भी व्यक्ति जब असफल होता है तो वो अपनी जिज्ञासा उसके अंदर नहीं आती कि मैं फिर असफल होऊंगा, फिर असफल होगा, तो होगा नहीं। असहायता का सिका हुआ भाव, गर्व और आशा, गर्व और आशा भी नहीं होगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लर्नड हेल्पलेसनेस, यानी कि बहुत ही वो असहाय फील करेगी कि मैं बार बार आखिर क्यों फेल हो रही है, मुझ में क्या कमी हो रही है। जैसे कि बच्चे होते हैं वो सीटेट में फेल हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं सीटेट में क्यों फेल हो गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, वो लगातार फेल होते रहेंगे या किसी भी एग्जाम में बार बार फेल होते रहेंगे, तो उनमें ऐसा लगने लगता है कि उनके अंदर ये कमी है, उनके अंदर ये योग्यता ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए अपने जीवन में। तो वो क्या कहते हैं, हेल्पलेसनेस फील करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि वो पास हो जाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं तो वो गर्व महसूस करते हैं, उनके अंदर आशा और जिज्ञासा बनी रहती है। तो ये सब तब होता है जब हम अच्छा फील करते हैं, जब हम सफल हो जाते हैं। जब वहाँ सफलता की बात की गई है तो लर्न एंड हेल्पनेस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता का एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें असहायता का सिका हुआ भाव का विकास करेगा। असहायता का सिका हुआ भाव यानी लर्नड हेल्पलेसनेस एक मनोवैज्ञानिक चरण है जिसमें एक व्यक्ति कुछ कारकों के कारण उन स्थितियों से गुजरता है जहां वह कार्य करने में असमर्थ होता है या वह सोचता है और महसूस करता है कि वह किसी समस्या या कठिन परिस्थिति से उबरने में असमर्थ है और इसीलिए वह इन समस्याओं के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करना बंद कर देता है। मतलब ये है कि अगर जैसे कि कोई व्यक्ति नहीं होता है, अगर वो कहीं मुसीबत में फंस जाता है और वह बार बार निकलने की कोशिश करता है और वह निकल नहीं पाता है, बच्चों को ही ले लो ना, अगर वो बार बार एग्जाम में पास होना चाहते हैं और पास नहीं हो पाते तो फिर वो कोशिश करना ही बंद कर देते, पढ़ना ही बंद कर देते। बोलते अब तो कुछ नहीं होगा, मैं इतनी बार पढ़ा, मैंने 24-24 घंटे 12-12 घंटे मैंने पढ़ाई की तो मेरा कुछ नहीं हुआ, तो मैं अब क्या ही कर पाऊंगा, तो वे कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। तो उन्हें कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। ऑप्शन ए, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी है, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधता जोड़ेंगे। ऑप्शन सी है, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के ऑप्शन देंगे। ऑप्शन डी, उस अवधारणा एक उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो बताइए, आप कुछ व्यक्ति को कुछ याद करवाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या नहीं करेंगे, मतलब किस चीज़ से बचेंगे, मतलब क्या नहीं करेंगे। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, यानी आस्किंग देम टू पैसिवली रिएक्ट द सेम मेनी टाइम्स। उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे, तो हाँ ये तो कर सकते हैं, उनका जो पहले वाला ज्ञान है उससे हम संबंध जोड़ सकते हैं जिससे वो अच्छे से जो चीज़ें हैं वो याद कर सकें। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, बिल्कुल सही बात है। क्या करेंगे, कोई ऐसा कठिनाई आ जाती है जो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित, कहेंगे कि तुमने पहले इस जीवन से निकले थे, इस कठिनाई से उस समाधान को इस समाधान से जोड़ सकते हैं, तो वास्तविक जीवन से जोड़ सकते हो, तो ये भी सही है। उस अवधारणा है तो उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल्स देंगे कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हो, तो उसे याद हो जाएंगी चीज़ें। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, तो रट्टा मारना हो गया ना कि 10 बार तुम जो है परिभाषा याद कर लो, 10 बार तुम नाउन की परिभाषा याद कर लो, तो 10 बार 15 बार 20 बार ऐसे बोलेंगे तो नाउन की परिभाषा याद ही हो जाएगी कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। वो तो हमें कभी समझ में ही नहीं आएगा कि नाउन आखिर होता क्या, तो हमें सभी नहीं समझ में आएगा अगर हम उसकी परिभाषा 20 बार रट लेंगे, रट्टा मार लेंगे। तो फिर इसी चीज़ से हमें बचना चाहिए, ठीक है। बच्चों को बार बार चीज़ें याद करने के लिए नहीं देनी चाहिए, और अगर आप दे रहे हैं तो उन्हें अर्थ के साथ समझाना चाहिए। और पहली बार अगर आपने एक बार अर्थ के साथ समझा ही दिया तो बच्चे 1-2 बार में उसे अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आप अपने विद्यार्थियों में कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से किसी तथ्य को कई बार दोहराने के लिए कहने से बचेंगे। निष्क्रिय रूप से मतलब कोई भी एक्टिविटी ना करवाते हुए लगातार उन्हें रट्टा मरवाना, ठीक है, पैसे करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी तथ्य को निष्क्रिय रूप से बार बार दोहराने से बच्चों में ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बनकर तथ्यों को ज्ञान करके सीखे, जिससे कि उसे आसानी से याद हो सकें, ठीक है। इससे अच्छा है कि उन्हें जो उनके जीवन से चीज़ों को जोड़े, उन्हें अच्छे से याद कराएं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए स्कूली माहौल, ऑप्शन बी अनुवांशिकता, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक संदर्भ, ऑप्शन डी है अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो बताइए कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी हेरिडिटी। हेरिडिटी तो आपका व्यक्तिगत कारक होता है ना, जो हमारे अधिगम यानी लर्निंग को प्रभावित करता है, जबकि स्कूल का माहौल, संस्कृत का संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्री तो हमारे दूसरे कारक हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हो जाएगा अनुवांशिकता। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आज का 30 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है CDP का, ठीक है। तो थोड़ी परिभाषाएं भी देख लो कि वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने के अन्य व्यक्तिगत कारक होते हैं। नंबर 1 सीखने में तत्परता, ऑप्शन बी बुद्धि स्तर, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी वातावरण, ऑप्शन डी परिपक्वता, ऑप्शन डी मानसिक स्तर, ठीक है। ये व्यक्तिगत कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं व्यक्तिगत कारक? सीखने में तत्परता, रुचि, परिपक्वता, बुद्धि स्तर, वातावरण और मानसिक स्वास्थ्य। 30वें नंबर का और हमारा आज लगा फिर हमारे 30वें नंबर का और हमारे जो CDP का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस, क्योंकि आपके CDP से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस मैंने कल आपको बता दिए थे और 15 क्वेश्चंस हम आपको आज बता रहे हैं। पार्ट 2 है, तो आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए। खाती हमने प्ले लिस्ट सबकी बना रखी है, तो सबकी साथ ही हमने सबकी प्ले लिस्ट बना रखी है, तो सारी प्ले लिस्ट देख डालिए। स्टूडेंट्स यूनिकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए शॉर्ट्स भी देखा कीजिए और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है कि अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ के फोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय टीचर। ऑप्शन बी है निराशा की भावना यानी फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। ऑप्शन सी है विद्यालय का मुद्रित संबद्ध परिवेश यानी कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन स्कूल। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए गए अनुदेशन यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एज पर स्टूडेंट नीड्स। तो बताइए नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो जो हमारा स्केट फोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय टीचर होता है, ये तो हमारा पॉजिटिव होता है। अगर जब तक जो होती है स्केट फोल्डिंग टीचर देती है तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं, तो ये तो होगा नहीं। विद्यालय का मुद्रित संबद्ध परिवेश यानी कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये भी सही है। विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार कार्य करना, ये भी सही है। तो क्या नहीं सही है ये पूछा है। नकारात्मक प्रभाव क्या डालता है? ऑप्शन बी होगा फीलिंग और होपलेसनेस यानी कि जो निराशा की भावना होती है वो नकारात्मक प्रभाव
जो नकारात्मक प्रभाव है वो प्रभाव डालती है। ठीक है, तो निराशा व संवेदन जो अधिगम की दिशा में छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। निराशा अच्छी सफलता की उम्मीद करने का कोई कारण नहीं देती है, जिससे कि छात्रों का मनोबल घटता है। इस छात्रों के संज्ञानात्मक उपगम को प्रभावित करती है, जिससे कि अधिगम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बार बार बच्चे निराश होता रहता है और हम उनके अंदर फीलिंग भी डाल देते हैं कि तुम कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, उसे होपलेसनेस की डाल देते हैं उसके अंदर फीलिंग है, तो वो कभी जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सो ये थे हमारे सीटेट के 30 क्वेश्चंस जो हमने 50 कल करवाए थे, 15 आज करवा रहे हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आपके जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर हम सारे जल्दी सॉल्व करवाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।